अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का गैशियस एक्सचेंज। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई मैं आगे के लेक्चर्स डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने फेसबुक पेज रिव्यू बाय तथीर फातिमा का लिंक भी दिया हुआ है। फर्दर और इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो है वो उसके अनाउंसमेंट, उसके कब होंगे एग्ज़ाम्स, ये सारी मालूमात के लिए आप मेरे पेज को जो है वो जाकर लाइक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो अब हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि कोई भी काम जो है वो बगैर एनर्जी के नहीं हो सकता। यही लिखा हुआ है कि नो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी, और इसी जो है वो सच्चाई के साथ जो है वो हमारा जो अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो भी एनर्जी के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम गैशियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं जिसको जो है वो रिस्पायरेशन भी कहते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो बस वो यही कहेगा कि गैस की जो है वो एक्सचेंज होता है। नहीं, दो काम होते हैं रिस्पायरेशन के दौरान। एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा होता है फूड की ऑक्सीडेशन। ये बात याद रखिएगा, ये इंटरमीडिएट एमकेट दोनों के लेवल पे पूछे जा रहे होते हैं। बहुत कॉमन सा सवाल होता है लेकिन बच्चे बस एक पे टिक लगा के आ रहे होते हैं, और वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जबकि भाई जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो फूड भी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो दोनों पे टिक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फिर अगर हम पेज नंबर 309 पर देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और एनर्जी जो है वो एटीपी के शक्ल में होती है। और एटीपी को जो है वो ग्रेटर नंबर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन को लेते हुए, ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे होते हैं, वो लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं। और अगर हम ये कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मतलब हम जैसे को अंदर सिवाय एक्सेप्ट प्लांट्स, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाल रहे होते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकाल रहे होते हैं, वो इसलिए निकाल रहे होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। यही इस पैराग्राफ में लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी दे ऑक्सीडाइज एनर्जी रिच्ड मॉलिक्यूल्स, के वो ऑक्सीडाइज करवाते हैं एटीपी को। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, इस बात को मार्क कर लीजिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। या उससे पूछी जा सकती है, द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एटीपी टू लिविंग सेल्स इज मेड पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। कि एटीपी को जो लिविंग सेल्स को कंटिन्यूस सप्लाई किया जा रहा होता है वो एक प्रोसेस के जरिए करवाया जा रहा होता है जिसका हम रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही समझ लीजिए, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन विच द फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज द एनर्जी। इस लाइन को मार्क कर लीजिए। वही बात है कि इसके अंदर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं बल्कि फूड भी ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। An organism can generate greater number of ATP using the oxygen molecules which can be obtained from its external environment। के एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एटीपी की बड़ी से बड़ी तादाद को जनरेट कर सकता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहा होता है। बट ड्यूरिंग द केमिकल पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट। मैंने यही कहा कि ऑक्सीजन ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल रहा होता है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी गिवन आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो हार्मफुल होती है, एज इट इज हार्मफुल इफ रिमेन्ड इन सेल। अगर वो सेल के अंदर रह जाए तो वो नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमेशा गैशियस एक्सचेंज की नीड में होते हैं, लेकिन मतलब ये कि अपने अंदर जो है वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट के साथ ये अपना एक्सचेंज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स, वो क्या अपनी एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, या प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो डे टाइम में क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। लेकिन डे टाइम में करते हैं ये प्लांट्स, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। जबकि जो रात में ना वो उलट हो रहा होता है कि प्लांट जो है वो रात में ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर फेंक रहा होता है। इसलिए कहते हैं रात को दरख्तों के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही जो है वो प्लांट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए, तो मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट, लार्जर सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर किसी के लिए ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट मेम्ब्रेन और रिस्पायरेटरी सरफेस और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर हमारे पास एक टॉपिक है रिस्पायरेटरी मीडिया।
ये ध्यान से सुने कि और जो ऑक्सीजन की सोर्स है ना उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मीडिया, जो कि एक्वेटिक के लिए अलग होती है और टेरेस्ट्रियल के जो है वो अलग होती है। अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उनके लिए वाटर होता है, और अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उनके लिए जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर होती है। यही लिखा हुआ है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रेस्पिरेटरी मीडिया फॉर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आर वाटर एंड एयर। एक्वेटिक के लिए किसको कहा जा रहा है? पानी को, और टेरेस्ट्रियल के लिए हवा को। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो कि डिजॉल्व हुई होती है वाटर से, उसके अंदर से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है या फिर हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे लिखा है कि एयर के पास जो है वो 21% ऑक्सीजन होती है, और पानी के पास यानी कि वाटर कितना कंटेन करता है? ओनली 5% ऑक्सीजन। तो अगर मैं कंपैरिजन में पूछूं कि बताएं कि एक्वेटिक एनिमल्स मत को डिफिकल्टी होगी, मतलब कि आसानी से कौन जो है वो ऑक्सीजन लेगा, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक? तो आप आसानी से बता देंगे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है thus it is more difficult for aquatic organism particularly animals to obtain the oxygen। अच्छा, पानी जो है वो पानी जो है वो हवा से जो है वो भारी होता है, गहरा होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम गहरा होता है। फिर हमारे पास है नया टॉपिक। अच्छा, इससे जो है वो एमसीक्यू इस तरह बन के आ रहा होता है, मतलब कि सिंपल सा आपसे पूछा जाता है कि वाटर कितना कंटेन करता है ऑक्सीजन को, फॉर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी नीड बना रहे होते हैं वाटर से ऑक्सीजन के लिए, और टेरेस्ट्रियल का पूछा जा रहा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पानी में कितना परसेंट है और हवा में कितना है। तो एयर में जो है वो 21% है, और वाटर में जो है वो 5% है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अच्छा, ये जो ऊपर 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे ना, मेंटेनेंस ऑफ डिफ्यूजन ग्रेडियंट, लार्जर सरफेस एरिया इन रिलेशन टू द वॉल्यूम, फिर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एज इट इज लिखे हुए आ रहे होते हैं, और कुछ भी में जो है वो गलत भी लिखे हुए आ रहे होते हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन तीनों के भी नाम जो है वो पता होने चाहिए। फिर ये जो मेरा टॉपिक है मैं बोला था, तो प्लांट जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं गैसेस, रिस्पायरेशन के लिए भी और फोटोसिंथेसिस के लिए भी। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि दिन के वक्त भी होता है, मतलब रात के वक्त भी होता है, मतलब कि 24 घंटे हो रहा होता है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त हो रहा होता है, और उन सेल्स में हो रहा होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। यही इस पैराग्राफ में लिखी है। ऑल प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर रिस्पायरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन अकर्स कॉन्स्टेंटली डे एंड नाइट। के जो प्रोसेस है रिस्पायरेशन का वो कब कब होता है? दिन और रात दोनों वक्त में होता है, यानी कि 24 घंटे हो रहा होता है। हाउएवर फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इन क्लोरोफिल सेल्स कंटेनिंग द एंड इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ओनली। कि सिर्फ उन सेल्स में हो रहा होता है जिनके पास क्लोरोफिल होता है। फिर हमारे पास है कि गैस एक्सचेंज जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और लोअर प्लांट जो कि जो है वो एक्वेटिक होते हैं, उनके पास किस तरह डिफ्यूजन हो रही होती है, वो सॉरी रिस्पायरेशन हो रही होती है, वो डिफ्यूजन के जरिए हो रही होती है, और इनका जो है वो लार्जर सरफेस एरिया होता है देन देयर वॉल्यूम, सो डिफ्यूजन alone is sufficient for the transport of gases from surface cells to inner cells। ये कि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है वॉल्यूम रेशियो से। और दूसरी बात ये कि जो यूनिसेलुलर लोअर प्लांट्स का बताया जा रहा है वो उसकी जो रिस्पायरेशन है वो किससे हो रही होती है? वो डिफ्यूजन से हो रही होती है, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। फिर हमारे पास 310 पेज नंबर 310 पर ये लिखा हुआ है कि हायर लैंड प्लांट्स के ऊपर जो एक्सचेंज हो रही होती हैं गैसेस, वो प्रिवेंट मतलब कि लैंड वाले प्लांट्स की बात की जा रही है कि वो प्रिवेंट हो रही होती हैं, क्योंकि उसके बाहर जो है वो एक क्यूटिकल, एक वैक्सी कवरिंग मौजूद होती है लीव्स और स्टेम के बाहर, जो कि जिसका नाम है क्यूटिकल। वैक्सी कवरिंग का नाम है क्यूटिकल, ये बात मार्क कर लीजिए। अच्छा, ये क्यों प्रेजेंट होती है? ये इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि ज़्यादा जो है वो एवोपोरेशन ना हो जाए वाटर की, उसको अवॉइड करने के लिए जो है वो ये प्रेजेंट होती है। इट इज़ एन एडेप्टेशन टू अवॉइड एक्सेसिव एवोपोरेशन ऑफ वाटर। अच्छा, फिर हमसे ये कहा जा रहा है कि लीव्स के ऊपर जो है वो कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और सिंगुलर को जो है वो स्टोमा कहते हैं, जो कि एक्सचेंज गैसेस की एक्सचेंज करवाने में और वाटर की एवोपोरेशन करवाने में जो है वो मदद करता है। अच्छा, हर स्टोमा जो है वो बन रहा होता है दो बीन शेप्ड सेल्स से, जिनको जो है वो हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अच्छा, गार्ड सेल्स का पूछा जा रहा होता है कि इसका शेप कैसा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, के ये बीन शेप के होते हैं। फिर इन गार्ड सेल्स के पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर इनकी जो है वो वॉल्स के बारे में बात की जाए तो इनकी जो इनर वॉल्स होती हैं वो
थिक होती हैं और जो बाहर की वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। जैसे कि अगर आप डायग्राम में भी देखें तो अंदर की वॉल्स थिक है और बाहर की वॉल जो है वो थिन है। अच्छा, स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होने का ये जो कंडीशन होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर गार्ड सेल्स, यहाँ पे पहली डायग्राम और यहाँ तीसरी जिसमें मैंने टिक किया हुआ है, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि गार्ड सेल्स फ्लैसिड तो स्टोमेटा ओपन हो रहा है, और नीचे मैंने लिखा हुआ है वाटर आउटसाइड। फिर यहाँ पे स्टोमेटा फुली ओपन या स्टोमा फुली ओपन, गार्ड सेल्स टर्जिट, वाटर इनसाइड। मतलब ये है कि जब जो है वो गार्ड सेल्स के पास जो है वो पानी नहीं होगा, पानी बाहर जा चुका होगा, तो स्टोमेट है जो है वो बंद हो जाएगा। और जब गार्ड सेल्स के पास पानी होगा तो उसकी कंडीशन टर्जिट हो जाएगी, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि गार्ड सेल्स जब फ्लैसिड होता है तो इस कंडीशन का क्या मतलब होता है कि पानी अंदर है या बाहर? तो पानी जो है वो बाहर होता है। और अगर गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाता है तो पानी कैसे, वो पानी जो है वो अंदर होता है, बाहर तो पानी अंदर होता है। फिर इस तरह पूछा जा रहा होता है कि स्टोमेटा कब ओपन होता है? जब गार्ड सेल्स टर्जिट होता है, फ्लैसिड होता है। तो जब गार्ड सेल्स टर्जिट होता है। एज इट इज जो है वो डायग्राम्स भी बना के पूछी जा रही होती हैं कि बताएं कि इस वाली कंडीशन में ये मतलब लिखा हुआ है कि फ्लैसिड है, और फिर नीचे पूछा जा रहा है बताएं स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा या ओपन। डायग्राम बना बना कर भी जो है वो आपसे एज एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करें वुडी स्टेम्स की, तो इसके अंदर जो एक्सचेंज करवा रही होती हैं वो लेंटिकल्स करवा रहे होते हैं, जो कि जो है वो गैसेस की एक्सचेंज भी करवा रही होती हैं, आराम से जो है वो फ्रीली इन और आउट जो है वो स्टेम से मूव कर जाती हैं। अच्छा, फिर गैस एक्सचेंज अगर रूट्स के अंदर बात करें तो वहां पर भी हो रहा होता है, और जिस प्रोसेस के जरिए हो रहा होता है वो है डिफ्यूजन। ठीक है। यहाँ पे जैसे लेंटिकल्स का मैंने बता दिया। अच्छा, ये कॉर्क सेल्स होते हैं लेंटिकल्स, इस बात को भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। फिर पेज नंबर 311 पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है थो हॉल लिविंग सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक स्टेम रूट कॉन्स्टेंटली रिस्पायर, कि जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं ये सारे जो है वो प्लांट के रिस्पायर कर रहे होते हैं प्रोसेस के जरिए या फिर डिफ्यूजन के जरिए। मतलब कोई इसके अंदर सिस्टम नहीं होता, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज की गैसेस करवाने का। अच्छा, तो फिर ये जो गैसेज हैं ये क्या हो रही होती है? डिफ्यूजन के जरिए जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। और प्लांट टिश्यूज के पास जो है वो एयर स्पेसेस भी इसके लिए अच्छी खासी मौजूद होती है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द, जैसे यहाँ पे लिखा है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस प्लांट टिश्यूज आर परमेटेड बाय एयर स्पेसेस। फिर हमारे पास नया टॉपिक है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन, ऐसे प्लांट्स को जो है वो C3 प्लांट्स कहा जा रहा होता है। जो अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये हॉट और ड्राई डेज के दौरान हो रहा होता है। C3 प्लांट्स जो है वो डे टाइम के अंदर क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती है, इसलिए भी इसको जो है वो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहा जा रहा होता है। अच्छा, हॉट और ड्राई डेज के अंदर जो है वो स्टोमेटा क्लोज होता है जिसकी वजह से वाटर को कंजर्व करने के लिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस का अमल तो जारी होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कम होती जाती है लीव्स के अंदर। तो अगर मैं एक दफ़ा रीड भी कर लूँ यहाँ तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स कॉमनली इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, शुगर केन। सच प्लांट्स आर टर्म बायोकेमिकली एज C3 प्लांट्स। इनको C3 प्लांट्स कहा जाता है। इट अकर्स ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई डेज। ये कब होता है? गर्मी और मतलब के ड्राई डेज के दौरान हो रहा होता है। इस प्रोसेस के दौरान जो है वो क्या होता है कि C3 प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं डे टाइम के दौरान। इन क्लोरोप्लास्ट विदाउट प्रोडक्शन, इस प्रोसेस में जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती है। इस प्रोसेस को फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। फिर हमारे पास है दूसरे पैराग्राफ में ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई डेज स्टोमेटा आर क्लोज टू कंजर्व द वाटर। वही जो ऊपर हमने पढ़ा था कि हॉट और ड्राई डेज के अंदर स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, बट ड्यू टू द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज। लेकिन जैसे ही जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल जारी रहता है तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है बनिस्बत कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही होती है लीव्स के अंदर। पे हमारे पास, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बात है कि अंडर सच कंडीशंस ऑक्सीजन कम्पीट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू कंबाइन विद एन एंजाइम कॉल्ड राइबोलूज बाइफॉस्फेट कार्बो ऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस और रुबिस्को। कि क्या कहा जा रहा है कि इस कंडीशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कम्पीट करते हुए एक एंजाइम के साथ मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राइबोलूज बाइफॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोलूज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजनेस और एक प्रेजेंस में होता है जो कि है रुबिस्को। अच्छा, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान ये होता है कि यहाँ पे जो राइबोलूज बाइफॉस्फेट लिखा है ना नीचे इक्वेशन में, ये मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को और एक हेक्सोज शुगर बनाता है।
अगर आपको हेक्सो शुगर पता है तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 इसी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर जो है वो क्या था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज था। आपको हेक्सो शुगर पढ़ी होगी। अगर आपको नहीं पता हेक्सो शुगर क्या होती है तो सबसे पहले जाके चैप्टर नंबर 2 का यूट्यूब चैनल के ऊपर लेक्चर देखें। फिर मैंने कहा कि ये जो राइबोलोज बायफॉस्फेट है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और एक मॉलिक्यूल बना रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पीजीए को फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट। अच्छा, अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होना है। यहाँ पे आपको इक्वेशन में कहीं कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है? नहीं दिख रही। लेकिन आपको इक्वेशन याद रखनी है, पूछी जा सकती है कि फोटो रिस्पायरेशन की इक्वेशन जो है वो ये वाली होती है, या फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लगाकर दे दें और कहें कि ये वाली होती है और उसके अंदर हेक्सो शुगर बना रहे हो, तो नहीं, वो तो फोटोसिंथेसिस की होती है। तो इसको जो है पूछा जा सकता है कि ये वाली इक्वेशन है फोटो रिस्पायरेशन की, या फिर वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर हेक्सो शुगर बना रही होती है। तो इक्वेशन को ध्यान में रखेगा और ये बात ध्यान में रखें कि इसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं मिला है। तो अगर आप पेज नंबर 312 पे देखें तो वहां पर देखें, आपको इक्वेशन का आगे का मिलेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट टूट के जो है वो सीनाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है जो कि हमारे एनटीएस में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके ब्रेकडाउन होने से जो है वो बनती है। तो बच्चे अक्सर जो है वो इसके ऊपर राइबोलोज बायफॉस्फेट वाली जो है वो इक्वेशन पर टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि नहीं, इस पे थोड़ी ना बन रही है। जब फॉस्फोग्लाइकोलेट टूट रहा है तो बन रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बात को जो है वो ध्यान में रखिएगा। फिर हमारे पास लिखा हुआ है थर्स वाटर रिस्पायरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस सिमिलर टू रिस्पायरेशन, के रिस्पायरेशन से सिमिलर होता है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम्ड हो रही होती है, similar to respiration in which oxygen is consumed and carbon dioxide is released। अच्छा, प्लांट्स, फिर हमारे पास क्या है, हाँ, प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि वो क्या कर रही है, वो C3 प्लांट्स का ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रही है। लेकिन अनलाइक रिस्पायरेशन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एटीपी, यानी कि ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, इसके अंदर फोटो रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये यूजलेस और वेस्टफुल प्रोसेस है। तो ये पूछा जाता है कि फोटो रिस्पायरेशन अकॉर्डिंग टू द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, फोटो रिस्पायरेशन इज एन यूजफुल प्रोसेस और नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए यूजफुल प्रोसेस है, और वेस्टफुल भी प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। फिर हमारे पास टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर भी जो है वो क्या हो रही होती है, रिस्पायरेशन हो रही होती है, वो ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो निकाल रहे होते हैं। फिर अगर हमसे कहा जाए कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं, तो यही कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है परमिएबल, लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, वेट और थिन होनी चाहिए। अच्छा, जो रिस्पायरेटरी सरफेस या है ना एनिमल्स के अंदर, वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के ऊपर, हैबिटेट के ऊपर और एक्टिविटी के ऊपर एनिमल की। ये तीन बातें जो है जो मार्क कर लीजिए, स्ट्रक्चर, हैबिटेट और एक्टिविटी ऑफ एनिमल। अब हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यहाँ से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू हो रहा है, काफ़ी एमसीक्यूज जो है वो इस टॉपिक पर से बनकर आते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ हाइड्रा, पहले हम हाइड्रा की बात करते हैं। अभी जब मैं इससे अपने साथ साथ जो है वो मैं जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतने जो है वो लेक्चर्स बना के चैप्टर्स कंप्लीट करवाती जा रही हूँ। अभी हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया रहता है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको हाइड्रा इन सबका जो है वो आइडिया हो जाएगा, बल्कि अच्छी तरीके से जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो पहला हमारे पास हाइड्रा है। हाइड्रा जो है वो एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जिसकी बॉडी में जो है वो कोई ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, बल्कि एक टिश्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके जो अंदर के सेल्स होते हैं वो अंदर के वाटर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, और जो बाहर के सेल्स होते हैं वो बाहर के वाटर से कर रहे होते हैं। एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये डिफ्यूजन की मदद से हो रहा होता है, इसके ऊपर आप जो है वो डिफ्यूजन लिख लें। अच्छा, हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल। ये एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि क्या है, एक विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट हैज नो ऑर्गन्स। टिश्यू लेवल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इसके पास किसी किस्म का कोई ऑर्गन मौजूद नहीं होता। इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू इट्स वॉल्यूम। वही जो मेन प्रॉपर्टीज के अंदर जो तीन बातें लिखी हुई थी उसमें से एक यहाँ पे जो है वही बात लिख दी गई है। और बीइंग डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होता है, इट हैज टू लेयर्स ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडीज सिंस मोस्ट ऑफ इट्स सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वाटर, सो द एक्टोडर्मस सेल्स एक्सचेंज गैसेज विद एक्सटर्नल वाटर, के जो बाहर वाले सेल्स होते हैं और बाहर के वाटर के साथ एक्सचेंज करते हैं गैसेज को, वाइल द एंडोडर्मस सेल्स विद वाटर दैट कम्स विद इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और अंदर वाले जो है वो अंदर के वाटर से करते हैं और किसके अंदर करते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। ये जितने भी
एक्सचेंज हो रही होती हैं गैसेज, ये एक प्रोसेस के जरिए हो रही होती हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन। 3 बातें इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेलर एनिमल है ये, इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, और ये सारे जो इसके अंदर एक्सचेंज गैसेज हो रही होती हैं डिफ्यूजन की मदद से हो रही होती हैं। फिर हमारे पास है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म, पेज नंबर 313 पर। अर्थवर्म के पास जो है वो ट्यूबुलर बॉडी पैटर्न होता है और इसके पास जो है वो डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता, इसकी जो स्किन है वो एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम कर रही होती है। ये बात याद रखें कि अर्थवर्म जो है वो फाइलम एनिलिडा का है। ये जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो खैर वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी जो है फिलहाल लिख ले एनिलिडा इस हेडिंग के ऊपर। फिर मैंने कहा कि इसकी जो स्किन है ये एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम कर रही होती है। अब इसकी बॉडी जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स और लार्ज इतनी होती है कि वो गैसेस के एक्सचेंज ना बिल्कुल अंदर के सेल्स तक नहीं जा रही होती। तो ये एक सिस्टम को डेवलप करता है जिसका नाम है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है गैसेस को पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा, इसमें एक मेन बात ये है कि अगर वो अपनी स्किन, अर्थवर्म की स्किन जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस काम कर रही है तो उसको मॉइस्ट रखने के लिए जो है वो म्यूकस को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो म्यूकस आता कहाँ से है? तो इसके स्किन के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है गॉबलेट सेल्स। अगर डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे है गॉबलेट सेल्स। ये इससे जो है वो म्यूकस सिक्रीट होता है। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि यही जो है वो स्किन को वेट रख रहा होता है, गीला रख रहा होता है, क्योंकि इसी से तो म्यूकस सिक्रीट होता है। तो एक दफा हम रीड कर लेते हैं। अर्थवर्म हैज अ ट्यूबुलर बॉडी पैटर्न, कि इसके पास जो है वो ट्यूबुलर बॉडी पैटर्न होता है जिनके पास जो है वो डेवलप्ड ऑर्गन्स एंड सिस्टम, हर ऑर्गन डेवलप्ड होता है, हर सिस्टम जो है वो डेवलप्ड होता है। बट देयर आर नो स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लेकिन कोई भी जो है वो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो स्पेशली नहीं होता। ये क्या यूज करता है? सो इट यूजेस इट्स स्किन एज रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ये अपनी स्किन को जो है वो यूज कर रहा होता है रेस्पिरेटरी सरफेस that offers enough surface area for efficient gas exchange in order to keep the skin moist। स्किन को यूज कर रहा है तो स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए अर्थवर्म हैज टू लिव इन themselves, the moisture is absorbed by mucus secreted from the goblet cells in the skin of earthworm। तो किससे secrete हो रहा होता है? म्यूकस गॉबलेट ग्लैंड से secrete हो रहा होता है, जो कि अर्थवर्म के स्किन के ऊपर जो है ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। However, due to the larger size and complexity of the body of earthworm, distribution of respiratory gases from skin to each cell of the body and vice versa poses a problem since diffusion alone cannot distribute gases rapidly। यही कहा जा रहा है कि पूरी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स और इतनी बड़ी होती है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो अकेला काफी नहीं होता, जिसकी वजह से अर्थवर्म के अंदर जो है वो एक डेवलप हुआ होता है सिस्टम जिसका नाम है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, विच कैन एफिशिएंटली एंड रैपिडली ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज विद इन द बॉडी, जो कि जो है वो पूरी बॉडी के अंदर गैसेज को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। एनिलिडा जो मैंने अभी आपको अर्थवर्म में लिखवाया था, फाइलम एनिलिडा में जितने भी मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, इसके अंदर जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और अगर हम कॉकरोच की बात करें तो इसके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो सारे इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं। अच्छा, कॉकरोच या इंसेक्ट्स के अंदर जो सिस्टम एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है उसका नाम होता है ट्रेकियल सिस्टम। और अगर मैं एज अ रिवीजन पे आपके जो है वो अर्थवर्म पे पूछूं कि कौन सा सिस्टम होता है, तो होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। उसके अंदर डिफ्यूजन भी हो रही होती है और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी जो है वो काम कर रहा होता है। अच्छा, कॉकरोच के अंदर जो है वो ट्रेकियल सिस्टम होता है, जो कि ट्रेकिया के अंदर जो है वो इंटरनल ट्यूब्स होती हैं ट्रेकियल सिस्टम के अंदर, जिसको जो है वो ट्रेकिया कहते हैं। साथ साथ जो है वो रीड भी करते रहते हैं। कॉकरोच हैज इवॉल्व्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉल्ड ट्रेकियल सिस्टम। इट इज स्पेशली अडेप्टेड फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, हाई मेटाबॉलिक रेट एंड द कॉम्पैक्ट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। के जो ट्रेकियल सिस्टम होता है ये ऑक्सीजन को जो है वो लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ट्रेकियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरनल ट्यूब्स। ट्रेकियल सिस्टम के पास जो है वो कुछ इंटरनल ट्यूब्स भी मौजूद होती हैं जिनका नाम है ट्रेकिया। अच्छा, ट्रेकिया जो है वो हमारी बॉडी के बाहर खुल रहा होता है और उसका नाम होता है स्पाइरकल्स। जिस शक्ल में खुल रहा होता है वो कोई सिल्ट लाइक पोर्स होते हैं जो कि जिनको हम स्पाइरकल्स कहते हैं। स्पाइरकल्स जो है वो टोटल 10 होते हैं, ये बात याद रखिएगा। वाइल ऑन द अदर साइड रेमिफाइड थ्रू आउट द बॉडी इनटू द फाइन ब्रांचेस, जिनको हम ट्रैक्यूल्स कहते हैं। ट्रैक्यूल और ट्रैंक्यूल्स जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, जिनको जो है वो लाइंड हुए होते हैं थिन क्यूटिकल के जरिए। अच्छा, मैंने बताया कि 10 स्पाइरकल्स मौजूद होते हैं, 2 जो है वो थोरेसिक सेगमेंट में होते हैं और 8 जो है वो एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। अच्छा, ये ब्लैंक्स में पूछा जा रहा होता है कि स्पाइरकल्स टोटल कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। और कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए
2 थोरेसिक में, 8 जो है वो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में मौजूद होते हैं। फिर पेज नंबर 314 पर आए तो लिखा हुआ है स्पाइरकल्स जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं स्पेशल मसल्स के जरिए। और कॉकरोच जो है वो डायरेक्टली एयर लेता है एटमॉस्फेयर से, अपने ट्रैकिया के अंदर लेता है, लेकिन किसके जरिए लेता है? बाहर कौन होते थे? स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स जो है वो एयर को लेते हुए ट्रैकिया के अंदर पहुंचाते हैं। तो पहले अगर हमसे कहा जाए, सीक्वेंस बना के पूछी जाए कि कॉकरोच के अंदर एयर जो है वो पहले ट्रैकिया में आती है, स्पाइरकल्स में आती है, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। इतना आपको जो है वो पता होना चाहिए कि पहले बाहर तो बॉडी के स्पाइरकल्स होते हैं ना, तो उनके जरिए जो है वो ट्रैकिया के अंदर आ रही होती है। तो एयर जो है वो पहले स्पाइरकल्स के अंदर आती है, फिर ट्रैकिया के अंदर आती है। फिर हमारा टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिश। तो इसके अंदर जो फिश के अंदर जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स होती हैं। गिल्स जो है वो किस तरह फॉर्म्ड होती हैं? जब फेरिंग्स की जो है वो आउटग्रोथ होती है तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म्ड हो जाती है? गिल्स फॉर्म्ड होती है। गिल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं ताकि वो मैकेनिकल इंजरीज से जो है वो प्रोटेक्ट रहें। अब गिल जो है वो वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर होती हैं, किस किस तरह कंपोज हुई हुई होती हैं? 2 रॉज होती हैं, उसके अंदर जो है वो हजारों की तादाद में जो है वो फिलामेंट्स अरेंज हुए हुए होते हैं वी शेप्ड के अंदर। यही बात लिखी हुई है कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिश आर कॉल्ड गिल्स, के फिश के अंदर जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स होती हैं। दे आर फॉर्म्ड एज आउटग्रोथ ऑफ फेरिंग्स एंड लाई इंटरनली विद इन द बॉडी सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। कि भाई ये जब फेरिंग्स की जो है वो आउटग्रोथ होती है तो वो गिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और गिल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है ताकि वो मैकेनिकल इंजरीज से जो है वो प्रोटेक्ट रह सके। फिर हमारे पास है कि ईच गिल इज अ हाईली वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर, इट इज कंपोज ऑफ 2 रॉज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फिलामेंट। कि ये हर गिल जो है वो हाईली वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। किस तरह कंपोज हुई हुई होती हैं? 2 रॉज जा रही होती हैं जिसके अंदर हजारों की तादाद में फिलामेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं और वी शेप के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं, विच आर अरेंज इन वी शेप एंड आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग कर्व बोन द गिल बार और गिल आर्क। अच्छा, इसके अंदर इतना तो समझ में आ गया होगा कि आउटग्रोथ फेरिंग्स की होती है जो कि गिल्स के अंदर होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, मैकेनिकल इंजरी से जो है वो इसलिए प्रोटेक्ट हो रही होती है। और किस तरह कंपोज हुई हुई होती है कि 2 रॉज होती हैं, हजारों की तादाद में फिलामेंट जो है वो वी शेप के अंदर अरेंज हुए होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको जो है वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? तो एक वो लॉन्ग कर्व बोन होती है या कार्टिलेज होता है जिसका नाम है गिल बार्क या फिर गिल आर्क। ये आप ये बात याद रखिएगा कि जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है वो है गिल बार या गिल आर्क, और जो इंक्रीज कर रही होती है ना सरफेस एरिया गिल्स का, वो है लेमेला। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच फिलामेंट इज फोल्डेड टू फॉर्म नुमरस प्लेट लाइक लैमेला विच ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द गिल्स। कि लैमेला क्या कर रहा होता है? उसका जो है वो गिल्स का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा होता है। अच्छा, लैमेला जो है वो मतलब प्रोवाइड हुआ वो होता है उनके पास जो है वो ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब जो लैमेला के ऊपर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है इनका बहुत बड़ा काम है जो कि हम पढ़ेंगे अब पेज नंबर 315 पर। ये तो आपने बात पहले याद रख ली कि सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? गिल बार और गिल आर्क। अगर मैं पूछूं कि सरफेस एरिया कौन इंक्रीज कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए लेमेला इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर बोनी फिशेस के बारे में पढ़ा जाए तो इनके अंदर जो वेंटिलेशन हो रही है ये माउथ और ओपर्क्यूला दोनों के मदद से हो रही होती है। माउथ से जो है वो वाटर अंदर जा रहा होता है और फिर क्या हो रहा है कि गिल से फेरिंग से होता हुआ जो है वो ओपर्क्यूला से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लेमेला के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है वाटर की, और इस बात को हम कहते हैं काउंटर करंट फ्लो। यहाँ पे लिखा हुआ है गैस एक्सचेंजेस ऑल्सो फैसिलिटेड इन गिल्स ड्यू टू द काउंटर करंट फ्लो ऑफ वाटर एंड ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ ईच लेमिला। फिर मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ब्लड फ्लोज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द गिल्स। अच्छा, ये जो काउंटर करंट फ्लो है यानी कि जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है वाटर की, तो ये जो काउंटर करंट फ्लो है ये बहुत बड़ी चीज़ जो है वो बहुत इफेक्टिव जो है वो हमारा ये जो प्रोसेस है बना रहा होता है वो इस तरह, क्योंकि वाटर के पास जो है वो कम ऑक्सीजन हो रही होती है तो एक्वेटिक एनिमल्स को जो है वो एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल डिफिकल्ट होता है वहाँ से ऑक्सीजन लेना। तो काउंटर करंट फ्लो की वजह से जो है वो फिश इनेबल होती है कि वो वाटर के अंदर से जो है वो 80 से 90% जो ऑक्सीजन है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। ये भी पूछा जाता है कि काउंटर करंट फ्लो जो है की वजह से कितना परसेंट जो है वो वाटर से फिश ऑक्सीजन को लेती है, तो वो लेती है 80 to 90% ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो है वो पूछी जा रही होती हैं। फिर हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ
फ्रॉग। अच्छा, फ्रॉग जो है जब वो लार्वल स्टेज पर होता है तो उसकी रिस्पायरेशन जो है वो बाय द हेल्प ऑफ गिल्स हो रही होती हैं। और अगर मैं इसको एडल्ट फॉर्म में कहूँ तो फेरिंग्स का जो लोअर पार्ट है उससे ग्रोथ हो रही होती है, तो वो लंग्स के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। इन शॉर्ट जो एडल्ट होते हैं वो लंग्स की मदद से जो है वो रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर लोकेट हुए हुए होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स। फिर पेज नंबर 316 पर लिखा हुआ है कि लंग्स के अंदर जो है वो बहुत से चैम्बर्स, स्मॉल चैम्बर्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई जो है वो एक दूसरे से सेपरेट जो हो रहे होते हैं वो सेप्टा की मदद से हो रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है वो पहले हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, ऑल्सो इट्स लार्वल स्टेजेस इंस्पायर बाय गिल्स। के फ्रॉग जो है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, लेकिन जो उनकी लार्वल स्टेजेस होती हैं वो गिल्स की मदद से रिस्पायर करती हैं। द एडल्ट हैज़ टू डेवलप सम स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। और जो एडल्ट होता है उनके पास कुछ रिस्पायरेटरी स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं रिस्पायरेशन करने के लिए। तो लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, फ्रॉग हैज इवॉल्व्ड वास्कुलर स्पेयर्ड आउट ग्रोथ फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, जिनको हम लंग्स कहते हैं, जो कि बॉडी के अंदर लोकेट होते हैं। दे आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी एंड आर सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विथ शैलो इंटरनल फोर्स दैट इंक्रीज द। अच्छा, जो इंटरनल फोर्स होती हैं बहुत सारी, जिनको हम क्या कहते हैं, द इनर सरफेस टू फॉर्म मैनी चैम्बर्स, बहुत सारे चैम्बर्स बना रही होती हैं, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। और दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू सेप्टा, और ये एल्वुलाई एक दूसरे से जो है वो सेपरेट हो रहे होते हैं सेप्टा के जरिए। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा है द इनर सरफेस ऑफ एल्वुलाई सिंगल सेड लेयर एंड अटैच विद ब्लड कैपिलरीज। एल्वुलाई जो है वो, अच्छा अगर मैं पूछूं कि फ्रॉग के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो साइट है वो कौन किसकी मदद से हो रही है, तो वो एल्वुलाई है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हर एल्वुलाई के हर लंग के अंदर लंग जो है वो कनेक्टेड हुआ होता है एक हॉलो ट्यूब से। अच्छा, हर लंग से जो है वो एक ट्यूब अराइज हो रही होती है, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं, और ब्रोंकाई जो है वो एक लैरिंग्स के अंदर ओपन होता है। लैरिंग्स को जो है वो साउंड बॉक्स कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो है वो उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि साउंड को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोड ब्रोंकाई ओपन इनटू द लैरिंग्स, और साउंड बॉक्स इसलिए लिखा है क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, विच लीड्स इनटू द बकल कैविटी थ्रू ग्लॉटिस। अच्छा, इसके अंदर फ्रॉग के अंदर एक मेन बात ये है कि इसके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट वेंटिलेशन हो रही होती है, क्योंकि पूरी तरीके से जो है वो ऑक्सीजन नहीं भर जाती, और क्योंकि टू वे पाथ होता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। दो बातें कि पॉजिटिव प्रेशर होता है फ्रॉग के अंदर, इनकम्प्लीट वेंटिलेशन हो रही होती है। अगर फ्रॉग जो है वो मतलब कि ज़मीन पे मौजूद होता है तो वह आराम से लंग से जो है वो अपनी रिस्पायरेशन करता है। अगर लंग से हो रही होती है तो हम उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं, अगर स्किन से होती है तो वो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं, अगर बकल कैविटी से कर रहे होते हैं तो हम उसको बकल फेरेंजियल रिस्पायरेशन कहते हैं। मतलब कि 3 तरह की होती है, ये बात याद रखिए। अगर लंग से हो रही है तो पल्मोनरी, स्किन से हो रही है तो क्यूटेनियस, बकल कैविटी से हो रही है तो बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। फिर हमारे पास यहाँ जो डायग्राम बनी हुई है एक दफ़ा इसको देख लीजिए कि भाई सांस हमने मतलब कि इनहेल किया तो क्या हुआ कि ग्लॉटिस बंद हो गया, और सिर्फ नॉस्ट्रल्स खुला हुआ है। अब सेकंड उसमें दिखा रहे हैं कि नॉस्ट्रल्स बंद हो गया, ग्लॉटिस खुला और अंदर चला गया। नॉस्ट्रल्स क्लोज, ग्लॉटिस ओपन, बकोफेरेंजियल वेज फ्लो वेज एयर फोर्स्ड फ्रॉम बकोफेरेंजियल इनटू द लंग्स। और जो एयर थी वो कहाँ पे चली गई, वो बकोफेरेंजियल के होते हुए जो है वो लंग्स के अंदर चली गई। ग्लॉटिस भी खुल गया था क्योंकि। फिर जो है वो हमने तीसरे में कहा है कि आज तीनों चीज़ें खुली हुई हैं, बाहर आ रही है, ग्लॉटिस भी खुला और नॉस्ट्रल से जो है वो बाहर होती हुई चली जा रही है। यही जो है वो हमारे पास इस नीचे वाले पैराग्राफ में ये डायग्राम को जो है वो बताया हुआ है कि क्या हो रहा है कि नॉस्ट्रल खुल रहा है, फिर ग्लॉटिस बंद है तो अंदर एयर अंदर आ गई, फिर ग्लॉटिस बंद हो गया तो अंदर चली गई, जिसकी वजह से तीसरे उसमें क्या हो रहा है कि एयर बाहर जा रही है, तो तीनों पार्ट जो है वो खुल के और एयर जो है वो आसानी से बाहर चली गई, यानी कि ग्लॉटिस भी खुला हुआ है, नॉस्ट्रल्स भी खुला हुआ है, जिसकी वजह से लंग से ग्लॉटिस में आई, ग्लॉटिस से नॉस्ट्रल से आके जो है वो एयर बाहर पास आउट हो गई। यही जो है वो नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। फिर हमारे पास नया टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड। अच्छा, बर्ड के अंदर जो है वो बेस्ट सिस्टम होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, बेस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि बर्ड के अंदर जो है वो कंप्लीट वेंटिलेशन हो रही होती है। हमारे अंदर फ्रॉग के अंदर बाकी सबके अंदर इनकम्प्लीट वेंटिलेशन होती है एक्सेप्ट बर्ड्स, डेट्स है बर्ड्स है बेस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा ये पूछा जाता है कि विच हैव बेस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उसमें ऑप्शंस बर्ड भी होता है, तो उसमें आपको बर्ड पता होना चाहिए कि बर्ड के पास बेस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो कंप्लीट वेंटिलेशन हो रही होती है। अच्छा, फिर हम एक दफा पढ़ते हैं कि बर्ड्स आर एक्सक्लूसिवली लंग ब्रीथर्स, द लंग्स ऑफ अ बर्ड्स आर इंटरनली सब डिवाइडेड टू द न्यूमरस स्मॉल हाईली वेस्कुलराइज्ड थिन मेम्ब्रेनस चैनल्स, जिनको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं। बर्ड्स के अंदर जो है वो पैराब्रोंकाई मौजूद होते हैं।
फिर पेज नंबर 317 पर देखें तो इनके पास जो है वो एयर सेक्स की तादाद बताई हुई है कि 8 से 9 होते हैं। इनके अंदर जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रही होती है एयर की, जिसकी वजह से कंप्लीट वेंटिलेशन होती है। इसके अंदर 2 ब्रेथ होती है। पहली ब्रेथ जो है वो किसके अंदर जाती है, पोस्टीरियर एयर सेक्स के अंदर जाती है, और दूसरी जो है वो एंटीरियर एयर सेक्स के अंदर जाती हुई जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। एक दफ़ा जो है वो हम इसको रीड भी कर लेते हैं साथ साथ कि दीज चैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर इन वन डायरेक्शन, कि यही जो पैराब्रॉन का है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कंटिन्यूस फ्लो करवाएं एयर का एक डायरेक्शन के अंदर। इन एडिशन टू अ पेयर ऑफ लंग्स के अलावा जो है वो बर्ड के पास जो है वो 8 से 9 जो है वो नॉन वेस्कुलर एयर सेक्स मौजूद होते हैं। फिर अगर मैं ये बात करूँ कि इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एयर का, जिसकी वजह से इनके अंदर कंप्लीट वेंटिलेशन होती है। कंप्लीट वेंटिलेशन होने की वजह से बर्ड्स जो है वो बहुत ऊंची, मतलब कि बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो कंप्लीट वेंटिलेशन होती है, उसके अंदर सांस की कमी नहीं होती। फिर इसके मैंने कहा कि द 2 ब्रेथ के जरिए जो है वो काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे है द फर्स्ट ब्रेथ ड्रॉस फ्रेश एयर इनटू द पोस्टीरियर एयर सेक्स ऑफ द लंग्स। पहले कहाँ जाती है, पोस्टीरियर एयर सेक्स में जाती है। फिर दूसरी जो ब्रेथ है वो कहाँ जाती है, वो पहले एंटीरियर एयर सेक्स के अंदर जाती है और फिर पूरी बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाती है, एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। फिर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो बेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पैराब्रोंकाई की प्रेजेंस है, एयर ब्रोंकाई की प्रेजेंस है, और 2 ब्रेथ है जो कि पहला पोस्टीरियर में जा रहा है और दूसरा एंटीरियर में जा रहा है। एज इट इज एमसीक्यूज आ रहा होगा, बताएं कि बर्ड्स के अंदर पैराब्रोंकाई मौजूद होते हैं। तो हाँ मौजूद होते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें दे दी जाएंगी कि पैराब्रॉन का एयर सेक्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग दिया जाएगा कि बताएं कि इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है। तो पैराब्रॉन का है और एयर सेक्स मौजूद होते हैं। एयर सेक्स की तादाद पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि पहले ब्रेथ में कहाँ जाता है और दूसरे ब्रेथ में कहाँ जाता है। तो अक्सर बच्चे जो है वो एंटीरियर को पहले लगा रहे होते हैं, पोस्टीरियर को बाद में लगा रहे होते हैं, ABCD करके। तो इस तरह नहीं, पहले जो है वो पोस्टीरियर होता है, दूसरे में जो है वो एंटीरियर में जाती है। ये बात इस तरह से जो है वो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। और बेस्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम मैं बार बार बता रही हूँ कि बर्ड का होता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज आता है। फिर हमारे पास नया टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अच्छा, हमारे अंदर जो रिस्पिरेशन हो रही होती है वो लंग्स के जरिए हो रही होती है। लंग्स जो है वो थोड़े से कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। चेस्ट कैविटी जो है वो ज्यादातर लंग्स घेर रहा होता है हमारे। उसके अंदर जो है वो 12 पेयर ऑफ लिब्स भी मौजूद होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम बोन, और जो थोड़े से कैविटी है वो एब्डोमेन से किस तरह अलग हो रही होती है, तो वो डायाफ्राम के जरिए जो है वो अलग हो रही होती है। पढ़ लेते हैं एक मरतबा। द रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स एंड द एयर पैसेजवेज। अच्छा, जो एयर पैसेजवेज है वो आगे है, वो मैं आसानी के साथ जो है वो एक चार्ट बना के आपको समझा दूंगी। पेयर्ड लंग्स ऑफ मैन आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वो थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। द वॉल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी आर फॉर्म्ड ऑफ इंटरकोस्टल मसल से फॉर्म हुए हुए होते हैं, जो कि अटैच हुए हुए होते हैं एक बोनी केज से, जो कि फॉर्म्ड हुआ हुआ होता है वो बोनी केज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से, वर्टिब्रल कॉलम से, स्टर्नम बोन से। और जो थोरेसिक कैविटी है सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमेन बाय मस्कुलर पार्टीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या है, डायाफ्राम है। फिर पेज नंबर 318 पे नया टॉपिक है एयर पैसेजवेज। अच्छा, पहले आप ना एक की पॉइंट करके लिख लें कि पहले एयर जो है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में जाती है, फिर नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, और इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद जो है वो सॉफ्ट पैलेट लिखें, फिर फेरिंग्स, फिर ग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स। इस तरह जो है वो लिखें। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स। यहाँ तक जो है वो एरो बना बना के आप सीक्वेंस वाइज लिख लें। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स। अब मैं पढ़ती जाती हूँ, जो है वो इसको समझाती जाती हूँ कि पहले जो है वो एयर कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम की मदद से जाती है, ब्रांचिंग डक्ट्स जो के होती है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एंटर की जाती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले कहाँ जा रही है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के अंदर, फिर जो है वो सेपरेट होती हुई नेजल कैविटी के अंदर चली जाती है। नेजल कैविटी के अंदर जो है वो वेस्कुलाइज होता है, वो उसके अंदर जो है वो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स मौजूद होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं, जो कि जो है वो क्या कर रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को, डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो फिल्टर कर रहे होते हैं, एयर को जो है वो इन चीज़ों से फिल्टर कर रहे होते हैं, वार्म बना रहे होते हैं, मॉइस्ट बना रहे होते हैं। ये सब नेजल कैविटी के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं। हमने का एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से नेजल कैविटी के अंदर जाती हैं। फिर हमने कहा इट ऑल्सो कंटेन सेंसरी सेल्स, और नेजल कैविटी के अंदर जो है वो कुछ सेंसरी सेल्स भी होते हैं जो स्मेल करने के लिए जो है वो काम आते हैं। फिर कहाँ जाती है, नेजल कैविटी के बाद। ये सारी तो तीन बीच की कहानी के नेजल कैविटी में क्या क्या काम हो रहा होता है, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से जाती हैं नेजल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी से जाती हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के अंदर। ये मेन बात है। द एयर देन लीड्स थ्रू द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स इनटू द फेरिंग्स।
थ्रू द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के जरिए फेरिंग्स में जाएंगी। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद जो है वो फेरिंग्स आएगा। इट इज अच्छा, फेरिंग्स के बीच में सॉफ्ट पैलेट क्यों आ रहा है ये बताते हैं। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। द ओपनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स इनटू द फेरिंग्स आर गार्डेड बाय सॉफ्ट पैलेट। कि ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। तो भाई नॉस्ट्रिल्स, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं फेरिंग्स के अंदर, द ओपनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स जो फेरिंग्स के अंदर खुल रहे होते हैं उनको गार्ड कर रही होती है एक चीज जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये बात याद रखिएगा कि खाना और एयर क्यों नहीं, मतलब उसका जो है वो बिल्कुल अलग अलग रास्ता है। तो वो जो जाने का रास्ता है ना उसके अंदर एक गार्ड मौजूद होता है जिसका नाम है सॉफ्ट पैलेट। तो ये एक पैराग्राफ को, ऊपर वाले पैराग्राफ को रीड कर देते हैं ताकि दोबारा से आपको समझ में आ जाए। Air is drawn into the lungs by interconnected system of branching ducts. Atmospheric air enters into these ducts through a pair of openings called external nostrils. कि air कहाँ से जा रही है? External nostrils से जा रही है, which leads separately into the nasal cavity, जो कि separately जाते हुए nasal cavity के अंदर जा रही है. It is lined internally by vascularized ciliated epithelium. अब बता रहे हैं कि भाई nasal cavity में क्या क्या हो रहा है. Containing mucus secreting cells, hairs are also present in nasal cavity. Thus the air drawn in becomes warm, moist and filtered out of dust particles and microorganisms. It also contains sensory cells और smell. यही बताया जा रहा है कि इसके अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि वार्म, मॉइस्ट और फिल्टर कर रहे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कुछ सेंसरी सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि स्मेल करने के लिए काम आते हैं। फिर कह रहे हैं कि नेजल कैविटी से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जा रहे हैं। द एयर देन लीड्स थ्रू द इंटरनल नॉस्ट्रिल्स इनटू द फेरिंग्स। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। कि इंटरनल नॉस्ट्रिल से होता हुआ फेरिंग्स के अंदर जाता है, लेकिन ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए, जिसकी वजह से एक गार्ड मौजूद होता है और उसका क्या नाम है? सॉफ्ट पैलेट। द ओपनिंग्स ऑफ नॉस्ट्रिल्स इनटू द फेरिंग्स आर गार्डेड बाय सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, ये जो मैंने इतनी सीक्वेंस बताई है मैंने इसलिए बताई है क्योंकि एज इट इज ना हमसे सीक्वेंस ऑर्डर पूछा जा रहा होता है कि टिक द करेक्ट ऑर्डर के दिया हुआ होता है कि पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में जा रही है, फिर नेजल कैविटी, पे इंटरनल नॉस्ट्रिल। यहाँ पे बीच में से पूछा जा सकता है कि फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, मतलब आगे का भी। तो बी से भी उठा के जो है वो सीक्वेंस पूछी जा रही होती है, इसलिए मैंने जो है वो आपको ऊपर सीक्वेंस लिखवा दिया है। फिर नीचे कहा जा रहा है कि फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के अंदर जाते हैं एक ओपनिंग के जरिए जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस भी जो है वो एक गार्ड, ग्लॉटिस को भी एक गार्ड कर रही होती है एक टिश्यू जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ड्यूरिंग द स्वेलिंग्स ऑफ पैलेट एंड एपिग्लॉटिस क्लोज द नॉस्ट्रिल ओपनिंग एंड ग्लॉटिस रिस्पेक्टिवली सो द फूड। अच्छा, तो क्या होता है कि स्वेलिंग के जरिए जो सॉफ्ट पैलेट और एपिग्लॉटिस होती है वो नॉस्ट्रिल्स को जो है वो क्लोज कर देती है, ग्लॉटिस और नॉस्ट्रिल्स को। और फिर क्या होता है, फूड जो है वो इस तरह प्रिवेंट होता है नेजल कैविटी और ग्लॉटिस के अंदर जाने से। अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि लैरिंग्स और साउंड बॉक्स जो है वो एक स्मॉल चैम्बर होता है जो कि कंसिस्ट हुआ हुआ होता है वोकल कॉर्ड से, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लैरिंग्स लीड्स द एयर इनटू अ फ्लेक्सिबल एयर डक्ट और ट्रैकिया दैट लाइज इन थोरेसिक कैविटी। अच्छा, उसके पास जो है वो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। ये बात याद रखिए कि ब्रोंकस और ट्रैकिया के पास जो है वो सी शेप कार्टिलेज जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। बस इतनी सी बात है। ये पैराग्राफ को जो है वो एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, जो मेन बातें थी वो मैंने बता दी हैं। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक है लंग्स। के लंग्स जो है वो पेड़ में मौजूद होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। और जो राइट लंग होता है, मतलब कि लंग्स के बिना मतलब वो होते हैं कि राइट अलग होता है, लेफ्ट अलग होता है। तो राइट लंग में कितने लोब्स मौजूद होते हैं और लेफ्ट में कितने होते हैं? राइट में जो है वो 3 लोब्स मौजूद होते हैं, लेफ्ट में जो है वो 2 लोब्स मौजूद होते हैं। तो यही लिखा हुआ है, द राइट लंग इज पार्टीशन इंटू द 3 लोब्स वाइल द लेफ्ट लंग इज पार्टीशन इंटू द 2 लोब्स। कि लेफ्ट लंग में 2 होते हैं और राइट लंग में जो है वो 3 होते हैं। राइट है ना, मैंने इस तरह याद रखा था कि राइट है तो सीधा हाथ वाला जो है वो हमेशा अच्छे काम करता है तो वो ज्यादा काम करेगा। तो राइट लाइन में जो है वो 3 होंगे और लेफ्ट में जो है वो कम होते हैं, इसलिए उसमें 2 होंगे। 3 और 2 में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कुछ ना ट्रिक्स निकाल लिया करें, किसी के भाई बहन, अपने भाई बहन के नाम से याद कर लिया करें। कोई चीज़ अगर मुश्किल लग रही होती है, मतलब किसी तरीके से भी याद कर लिया करें ताकि आपको याद रह जाए। मैंने इस तरह याद किया था, मैं 3 और 2 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मैंने इस तरह याद किया कि तो सीधे हाथ वाला जो है वो अच्छे काम लिखता है और जो उल्टे हाथ पे है वो गंदे काम लिखता है। तो अच्छे काम ज़्यादा होते हैं, इसलिए राइट वाले पे 3 होते हैं और लेफ्ट वाले में 2 होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है ईच लंग इज इनक्लोज बाय 2 थिन मेम्ब्रेन जिनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इनके पास एक कैविटी भी मौजूद होती है जिनको हम प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। हर लंग के अंदर जो है वो एक ब्रोंकस होता है जो कि फाइन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुआ होता है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर एएस एक्स एल्वुलाई मौजूद होते हैं। एल्वुलाई को जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरनल एरिया ऑफ एन एल्वुलस इज प्रोवाइडेड विद अ थिन लेयर ऑफ फ्लूइड जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। ये क्या करते हैं? इंटरनल सरफेस को जो है वो रिड्यूस करते हैं ताकि जो है वो गैस के एक्सचेंज के दौरान जो है वो कोलैप्स ना हो।
ये बात जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। ये बात पूछी जाती है राइट लंग और लेफ्ट लंग वाले के कितने लोब्स होते हैं, बाकी बातें वही हैं जो हमने पीछे पढ़ी थी, आसान लफ्जों में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, पे हमारे पास पेज नंबर 319 है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि दोनों लंग्स के पास जो है वो 700 मिलियन एल्वुलाई होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इससे एमसीक्यूज बनकर आ रहे होते हैं कि जो हमारे लंग्स है उनके पास कितने मिलियन एल्वुलाई होते हैं और किसके इक्वल होते हैं। तो दोनों लंग्स के पास जो है वो 700 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, लेकिन अगर ये पूछे कि ईच लंग कंटेन, तो उसमें कितना होगा, उसमें 350 मिलियन होगा, क्योंकि 350 प्लस 700 होता है। और ये भी लिखा हुआ है कि कितने इक्वल होता है, मतलब एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है और हमारी बॉडी स्किन के 20 टाइम्स होता है। तो ये आपसे जो है वो इस बॉक्स में जितनी ये 3 बातें हैं, तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछी जा रही होती है। बस ये है कि आपको जो है वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 700 मिलियन एल्वुलाई दोनों लंग्स का कहा जा रहा है, एक का नहीं कहा जा रहा। तो ईच भी पूछ लेते हैं तो उसमें भी पता होना चाहिए कि एक में कितना होगा, कितने इक्वल होते हैं। तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है, हमारी बॉडी स्किन के जो है वो 20 टाइम्स इक्वल होता है। आज के लेक्चर के लिए जो है वो अपने टॉपिक्स को इतना ही रखते हैं। इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को समझाए हैं, मुझे उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक दफ़ा जो है वो यहाँ तक के टॉपिक्स को खुद से रीड करें, फिर अगर दोबारा आप वीडियो देखेंगे तो आपको जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कर लिया करें ताकि जो है वो आपको याद भी रह जाए और अच्छी तरीके से हर चीज़ जो है वो क्लियर भी हो जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सब कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।